हमारे साथ बामसेफ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीषा बांगर हैं, जो पूरे देश की राजनीति पर उनका ध्यान रहता है। पूरे देश जो भी तमाम तरह की बातें होती हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, उन पे ध्यान रखती हैं, उन पे चर्चा करती हैं और जो मुद्दे हैं उनको उठाती रहती हैं। तो इनसे हम आज के जो बीजेपी का शासन आने के बाद, बीजेपी जो यूपी में जो उनकी जीत हुई है, उसके बाद जिस तरह का माहौल बन रहा है, उस पर बात करने के लिए, और ईवीएम का जो मुद्दा उठा है, जिस पे ज़्यादातर लोग देश में सड़कों पे आए हैं, उन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनीषा बांगर हैं, जिनसे हम बात करेंगे। तो मैम, पूरे देश के हालात हैं, उसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, ऐसा है कि जो सरकार अभी यूपी में आई है, वह उनके सक्सेस के लिए जितनी बाकी की चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन से पूरे समाज में एक तरह की लहर बनी थी जो कि बीजेपी के हक में बिल्कुल नहीं जा रही थी। इसके बावजूद वहाँ पर आई है, तो और सामने मुद्दे आए हैं, चीज़ें आई हैं, खुले आम से आई हैं कि ईवीएम में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और ईवीएम के माध्यम से बीजेपी को बहुत फ़ायदा हुआ है। बहरहाल, अगर बीजेपी इसके बावजूद भी आई है, अभी तो फ़िलहाल पूरे देश में और बहुजन समाज के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि जो 2019 के जो इलेक्शंस है, उसमें ईवीएम के ज़रिए इलेक्शंस ना हो, उसके ऊपर आंदोलन कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का वो ट्रस्ट नहीं बन रहा है, एक बेबुनियाद नहीं है हमारा शक। अगर हम लोग ये सोचें कि इसी तरह से इन चीज़ों को दोबारा रिपीट किया जाएगा 2019 के इलेक्शंस में। जहाँ तक यूपी के का सवाल आता है, तो सरकार बनने के बाद में उनके पास में बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर वो काम कर सकते हैं। डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर आए थे। डेवलपमेंट बहुत बड़ा स्टेट है, डेवलपमेंट का एजेंडा यूपी में भी लागू करना चाहिए। और यूपी में इतने बड़े स्टेट में अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। पहले गवर्नमेंट को जो लोग क्रिटिसाइज़ करते थे, क्या क्या चीज़ें बाकी है, बैकलॉग होना बाकी है, शेड्यूल कास्ट ओबीसी का बैकलॉग भरने बाकी है, महिलाओं की स्थिति वहाँ पर ठीक नहीं है, वहाँ पर उनका एजुकेशन, उनकी सिक्योरिटी के मामले हैं, बहुत सारे केसेस वहाँ पे अनसॉल्व्ड है, बहुत सारे क्रिमिनल्स है जो वहाँ पर अभी भी एमएलए और एमपी बने हुए हैं, उनके ऊपर के केसेस का क्या हुआ। तीसरी जो बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ओबीसी के वोट को लेकर हिंदुआइजेशन और जिस तरह से इन्होंने कब्रिस्तान और शमशान का मुद्दा उठाया था, इस तरह से जिस तरह से बीच में मंदिर का भी इशू उठाया था, और ये हिंदू पोलराइजेशन करके जो पावर में आई है, तो उन्होंने सबसे पहले ओबीसी जनगणना करनी चाहिए। इनके सामने सारे एजेंडे हैं, सारे मुद्दे हैं। तो आप जो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ओबीसी और शेड्यूल कास्टों के लिए उदासीन है। वो अपर कास्ट सरकार है, और अपर कास्ट होने के वजह से, और क्योंकि उनका 66 ब्राह्मण से 62 राजपूत है, मैक्सिमम में मेजॉरिटी उन लोगों की है, तो वहाँ उन लोग अपना एजेंडा लेकर उसको कर रहे हैं। जो नॉन इश्यूज़ है, गोरक्षक का ये लाना, बीफ का मुद्दा सामने लाना, और उस चीज़ को स्टेट के तरफ से उसको दबाने के ना दबाकर एक तरीके का एनार्किस्ट वातावरण स्टेट में ये करना, और इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो ये गोरक्षक की जो बना रहे हैं ये लोग, इस तरह का इसको चलने देना, यह जो इश्यूज़ है उससे हटा के रखने के लिए समाज को ये कर रहे हैं। नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बना रहे हैं, और जो इश्यूज़ है वो वैसे ही रहे, क्योंकि ब्राह्मणिकल पार्टी है बीजेपी, वह नहीं चाहते कि बहुजन समाज को शिक्षा और स्वास्थ्य और जो भी उनका डेवलपमेंट है वो हो। तो जिस तरह से मैम योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया, उसके बाद उन्होंने सबसे पहला जो काम किया, एंटी रोमियो दल बनाया, सबसे पहला काम उनका यही था। तो उसको आप कैसे देखते हैं? एंटी रोमियो दल बनाना किस तरह की मानसिकता है? क्या मतलब ये बात सच है कि छेड़छाड़ होती है? क्या यही समाधान हो सकता है एंटी रोमियो दल? देखिए, उसमें छेड़छाड़ होने के लिए और जो ईव टीजिंग का प्रॉब्लम है वो काफ़ी दिनों से है। और दूसरी बात यह है, ये दो जो पितृसत्ताक संस्कृति और मानसिकता है, ऑब्जेक्टिफिकेशन है ह्यूमन बॉडी का, खासकर वुमेन बॉडी का, उसके वजह से, और मीडिया में भी जो ऑब्जेक्टिफिकेशन में होता है, मूवीज़ में जो होता है, पॉपुलर कल्चर में होता है, मैगजीन्स में होता है, हमारे बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट है, जैसे कि रामचरितमानस है, गीता है, और भी बहुत सारी चीज़ें टेक्स्ट है जहाँ पर धार्मिक स्तर पे महिला को निम्न माना गया है।
और उसको वैसा समझा गया है। बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, जैसे देवदासी, जोगिनी, बेदिनी, ऐसी प्रथाएं हैं जिसमें कि उसको रिलीजियस तरीके से उसको कामुकता की तरफ से देखा जाता है, और जो प्रावधान महिलाओं के लिए बने हुए उस पूरी तरह से लागू भी नहीं है। तो स्टेट जो एपरेटस है महिलाओं की प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के लिए, जो मैम सीएम है वो तो पहले भी महिलाओं के अगेंस्ट में बयान देते रहे हैं। तो अगर सीएम बनने के बाद में भी अगर उन्हें अपना रवैया बदल दिया, अगर मानते हैं अगर बदला है, एज अ सीएम एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होती है, तो उनको एंटी रोमियो स्क्वाड करने की ज़रूरत नहीं है। महिला की महिमा बढ़ाओ, उसका रिस्पेक्ट समाज में बढ़ाओ, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉज है, उनको आप स्ट्रेंथन कीजिए। और जो मानसिकता है, खासकर ये महिलाओं की जो छेड़ने की जो आदत है, या दूसरी महिलाओं के ऊपर अपना हक और अधिकार बनाने की जो मानसिकता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स महिलाएं और ओबीसी महिलाओं के ऊपर उच्च वर्णीय पुरुषों के जो अत्याचार है, ये कौन सी मानसिकता है? ये कास्ट, ये जाति और पितृसत्ताक मानसिकता है। ये दोनों मानसिकता को अगर कम करे तो ये जो मसले हैं छेड़खानी के और महिलाओं को प्रताड़न करने के, ये अपने आप ही कम हो जाएंगे। लेकिन जो एंटी रोमियो दल है वो तो जैसे भाई बहन को तंग कर रहा है, इस तरह की तस्वीरें आई, भाई बहन को पकड़ लिया है, थाने में बैठा लिया है, और लूट मार भी हो रही है, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, रिश्वत मांगी जा रही है, हस्बैंड वाइफ को तंग किया जा रहा है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक अराजकता और असंवैधानिक तत्वों को प्राधान्यता देना, लोगों में आतंक फैलाना और लोगों में डर फैलाना, ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्राह्मणवादी संस्कृति के हिसाब से अगर तो महिला स्वयं निश्चय लेती है या डिसीजन मेकिंग में जाती है, तो वह इंटरकास्ट मैरिज कर सकती है, और वो कास्ट को सबसे ज़्यादा धोखा इंटरकास्ट मैरिज से होता है। तो यह ब्राह्मणवादी कल्चर और संस्कृति को बचाए रखने के लिए या कंटिन्यू कराने के लिए महिला के हाथ में वो डिसीजन नहीं ले जाने देना चाहते, वो पुरुषों के हाथ में भी नहीं डिसीजन जाने देना चाहते। वो चाहते हैं कि समाज डिसाइड करे कि वो शादी कहाँ करे, वो अपना वर कहाँ से चुने, वो किसके साथ रहे, किसके साथ ना रहे। तो यह जो पितृसत्ता संस्कृति को बहुत ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग करने की और कास्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एक पहल है। इसके आगे भी और अलग अलग चीज़ें होते रहेंगी, लेकिन स्टेट की ताकत को यूज़ करना एक सांस्कृतिक और एक पर्टिकुलर रिलीजन की फिलॉसफी को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए, यह गलत बात मिस्टर योगीनाथ कर रहे हैं। और जिस तरह से मैम अलवर में हुआ, जो एक मुसलमान है उसको सड़क पे मार दिया, और जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, सीएम बनते ही अवैध बूचड़खाने का नाम बोल के और चिकन मटन की दुकानें भी बंद कर दी गई। तो ये किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, कि क्या लोगों के दिमाग में डर बैठाया जा रहा है? देखो, डर बिठा के ही मैं समझती हूँ जो इस तरह का डर बिठाते हैं, मैं ये पूरे बहुजन समाज को बताना चाहती हूँ कि ये जो लोग चाहे स्टेट पावर के माध्यम से क्यों ना हो या पॉलिटिकल पार्टीज़ के माध्यम से क्यों ना हो, अगर वो इस तरह का डर बिठाते हैं तो वो खुद डरे हुए लोग हैं। जो खुद डरे हुए लोग होते हैं वही ऐसा डर बिठा सकते हैं। उनको किस बात से डर है? उनको इस बात से डर है कि महिला सशक्तिकरण हो जाएगा, उनको इस बात से डर है कि बहुजन समाज शिक्षित हो जाएगा, वो इनके ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। उनको इस बात का डर है कि जातिवाद खत्म हो जाएगा, जातिवाद खत्म होगा तो ब्राह्मणवाद खत्म होगा, ब्राह्मणवाद खत्म होगा तो ब्राह्मण की प्राधान्यता खत्म होगी। उनको इस बात का डर है, और ये डर है जो उनको इस चीज़ को सारा कुछ कराने के लिए प्रवृत्त कर रही है। और मैम, जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना पहला इंटरव्यू दिया, पहले ही इंटरव्यू में उन्होंने कहा जो हिंदुत्व की विचारधारा है वो सही है। तो मतलब क्या ये विचारधारा, जैसे हिंदुत्व की धर्म की जब बात आती है तो जातिवाद की बात आती है, तो वर्ण व्यवस्था की भी बात आती है, क्या मतलब उस विचारधारा को आगे बढ़ाना, वर्ण व्यवस्था को मजबूत करना है? देखिए, जैसे कि एक व्यक्तिगत स्तर पर किसी के कोई भी विचार हो सकते हैं, लेकिन जब हम किसी प्रदेश के या राष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर होते हैं या चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो हम लोग हमारे संविधान से रूल्ड हैं, संविधान के अधीन हैं हम लोग, सब लोग। तो हम लोग ने हमारे सारे कृत्य और कार्य संविधान के जो प्रियम्बल है, समता, भाईचारा, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी,
इन चीज़ों को लेकर करना चाहिए। और यहाँ पर स्टेट और रिलीजन का डिसोसिएशन, ये इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट करके माना गया है, तो सेक्युलरिज्म को और एक फ्रेटर्निटी को पनपते नहीं देना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो सीएम हो या ना हो, अगर कर रहा है तो ये बहुत ही गलत बात है। हाँ, अभी इसका हिंदुत्व ही सही है ये बताना उनके लिए इसलिए जायज़ हो गया है क्योंकि वह उनकी पार्टी है, आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन उनके पीछे है, हिंदुत्व उनका एजेंडा, खुला एजेंडा रहा है। और हिंदुत्व का मतलब और कुछ भी नहीं। हिंदुत्व का वर्ड कई लोग उसको सॉफ्ट हिंदुत्व, राइट विंग हिंदुत्व ऐसा करके कहते हैं। हिंदुत्व मतलब हिंदुइज़्म, और हिंदुइज़्म मतलब ब्राह्मणिज़्म। ब्राह्मण धर्म को ही हिंदू धर्म करके जाना जाता है, वो उसका पॉपुलर नेम है, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ तो ब्राह्मण धर्म की है। तो इनका जो एजेंडा है ब्राह्मणी धर्म को स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना देश में, और स्टेट और ब्राह्मणी धर्म के बीच की जो एक तरीके का कोरिलेशनशिप है उसको धर्म के हिसाब से चलाना। और अगर तो ब्राह्मणी धर्म का कोर अगर कुछ है, एसेंस जो है वो जातिवाद है, वह वर्णवाद है। और मैम जैसे संसद में ईवीएम को लेके हंगामा हो रहा है, लेकिन जो बीजेपी है वो बार बार उस बात को नकार रही है कि कोई धांधली नहीं हुई, कुछ मतलब इस तरह की कोई घोटाला नहीं हुआ। बीएसपी की सरकार बनी, समाजवादी पार्टी की भी सरकार बनी उसके बाद, तो उसका क्या आधार आप मानती हैं कि किस आधार पे ये आरोप लगाए जाते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने और इलेक्शन कमीशन को ये बताया था कि वीपीएटी लगाना चाहिए और बैलेट पेपर होना चाहिए। और वो वीवीपैट जहाँ था मैम, हाँ, वहाँ कानपुर से जो मशीन गई थी, हाँ, भिंड में, वहाँ पे भी गड़बड़ है, वहाँ से भी धांधली दिखी है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था इलेक्शन कमीशन के लिए, इलेक्शन कमीशन ने खुद इस चीज़ को माना हुआ है। बीजेपी ने और कांग्रेस ने, इसके पहले जब कांग्रेस का राज था, बीजेपी ने ये मुद्दा खुद उठाया है। मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी है, उन्होंने उस चीज़ को लगातार इसके ऊपर मुद्दा ये बनता ही रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और अभी तो बहुत ज़्यादा खुले तरीके से ये धांधली नजर आई, और ये बात महाराष्ट्र से शुरू हुई है और उसके तुरंत बाद यहाँ पर इलेक्शन हुए हैं। और यह प्रूव किया गया है। अभी भी हाल ही में एमपी में जो वाक़या हुआ था, तभी भी पता चला है कि किस तरह से वो वोट बीजेपी के इसमें ही जा रहे थे। उस मशीन को बड़े बड़े देशों ने बंद कर दिया है। उस मशीन में इस तरह से ये करके कुछ मिली भगत कुछ करके या कुछ डिफरेंस पैदा करके उसको एक तरीके की तरफ से वोट जा सकते हैं, उसमें टेक्निकली धांधली कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सामने आई हुई है और उसको प्रूव भी किया गया है। मुझे लगता है कि बीजेपी अभी सत्ताधारी पार्टी है, वो नहीं मानेगी, लेकिन ये बहुजन समाज और ये पूरे देश के नागरिक के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि जो लोकतंत्र को जितना बड़ा खतरा पैदा हुआ है, लोगों का विश्वास ही अगर वोटिंग मशीन से उठ जाएगा या वोटिंग में से उठ जाएगा कि अगर हम लोग कहीं पे भी दबाएं तो कहीं और चला जाए, उनके वोट का महत्व ही नहीं रहेगा, तो फिर तो ये सीधा सीधा खतरा है लोकतंत्र के लिए, इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, इंडियन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए। तो यह हर नागरिक का काम है, बस बहुजन समाज के ही नहीं तो संपूर्ण समाज जो है भारत का, सबकी ये उत्तरदायित्व है, उनकी जिम्मेवारी है कि ईवीएम के खिलाफ कंटिन्यूस आंदोलन चलता रहे। और किसी भी तरह से बीजेपी ने यह कोशिश नहीं करनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने यह कोशिश नहीं करनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को फिर से मेरे ख्याल से PIL वगैरह दाखिल कर सकते हैं, लोग रास्ते पे आ सकते हैं, आ रहे हैं जहाँ तहाँ, और ये आंदोलन तो चलता रहेगा। और इसकी पूरी तरह से कोशिश होनी चाहिए कि ईवीएम दोबारा 2019 में यूज़ ना हो। ईवीएम को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, सदन में भी इसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं। अब 11 अप्रैल को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी आंदोलन की बात कही है। अब देखना होगा कि जो ईवीएम का मुद्दा है वो किस तरह से उठता है या किस तरह से उस पर कार्रवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट किस तरह से उस पर कार्रवाई करते हैं। तो ये जो देश में माहौल बनाया जा रहा है, एंटी रोमियो दल से लेकर बूचड़ खानों के नाम पर चिकन मटन की दुकानें बंद करवाने से लेकर अलवर में जो मामला हुआ, उस
में जो माहौल बना है उसको कैसे देखना चाहिए लोगों को। ये जो डर का माहौल है उसमें जब तक आप डरते रहेंगे तब तक इस तरह की घटनाएं सामने आती रहेंगी। जब तक एक साथ आके लोग आंदोलन नहीं करेंगे तब तक इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी। तो इन सब मुद्दों पे हमने बात की बामसेफ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीषा बांगर से। कैमरामैन रैन के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।